क्लास 9 चैप्टर 1 पार्ट 2। पिछले पार्ट में हमने जाना मैटर इन आवर सराउंडिंग में सॉलिड के बारे में, लिक्विड के बारे में, गैस के बारे में, उनके कैरेक्टरिस्टिक को जाना। इस चैप्टर में हम कुछ विशेष पॉइंट्स को जानेंगे जो काफ़ी हमको इंटरेस्टिंग होने वाला है, क्योंकि इसमें ये जो पॉइंट है ये हम अपने डेली लाइफ में भी इनका कैसे कैसे यूज़ करते हैं वो भी मैं इस पार्ट में बताऊंगा। तो सबसे पहले हम लोग चलते हैं मेल्टिंग पे। मेल्टिंग का मतलब क्या होता है? चेंज ऑफ स्टेट फ्रॉम सॉलिड टू लिक्विड एट अ फिक्स्ड टेम्परेचर इज कॉल्ड मेल्टिंग। मतलब कोई भी सॉलिड जब अपने फिक्स्ड टेम्परेचर पे लिक्विड में कन्वर्ट हो जाता है तो उसी को हम लोग मेल्टिंग कहते हैं। मेल्टिंग हिंदी में हम उसे गलना भी कहेंगे। तो ये जो फिक्स्ड टेम्परेचर है, जैसे आप यहाँ पे देख रहे हो कि ये जो आइस है ये मेल्ट कर गई, ये मेल्ट करके वाटर में कन्वर्ट हो गया। तो सॉलिड आइस जो था वो सॉलिड था, लेकिन वो मेल्ट करके वो वाटर में कन्वर्ट हो जा रहा है। तो ये फिक्स्ड टेम्परेचर क्या है? ये फिक्स्ड टेम्परेचर को हम मेल्टिंग पॉइंट कहते हैं। हर सॉलिड का एक फिक्स्ड टेम्परेचर होता है, ये उसी टेम्परेचर पे जब पहुँचता है तभी वो मेल्ट होता है, उसके पहले वो मेल्ट नहीं होता है। जैसे आइस का अपना मेल्टिंग पॉइंट जो होता है वो होता है 0 सेंटीग्रेड। तो जब आइस 0 सेंटीग्रेड पे पहुंचता है तभी वो मेल्ट होता है, इसके पहले वो मेल्ट नहीं होता। मतलब अगर हम सपोज करिए कि आइस को -1 पे या -2 पे रखेंगे तो वो मेल्ट नहीं होगा। क्यों? क्योंकि वो मेल्ट होगा 0 सेंटीग्रेड पे। तो आइस का मेल्टिंग पॉइंट होता है 0 सेंटीग्रेड। इसी तरह अलग अलग जो सॉलिड होते हैं सबका मेल्टिंग पॉइंट क्या होता है? अलग अलग होता है। चलिए जाने कुछ सॉलिड के जिनके मेल्टिंग पॉइंट अलग अलग होते हैं। जैसा कि हम आइस का देखते हैं तो आइस का मेल्टिंग पॉइंट है 0 डिग्री सेल्सियस। इसका मतलब ये हुआ कि आइस 0 डिग्री सेल्सियस पे ही मेल्ट होगा। अगर हम सोडियम को देखें तो सोडियम का मेल्टिंग पॉइंट है 97 डिग्री सेल्सियस। इसका मतलब सोडियम जो है 95 डिग्री सेल्सियस या 96 डिग्री सेल्सियस में मेल्ट नहीं होगा, उसको मेल्ट तभी होगा जब वो 97 वो टेम्परेचर पाएगा। अगर हम लोग लीड के बारे में बात करें तो लीड का मेल्टिंग पॉइंट है 327 डिग्री सेल्सियस। तो इसका मतलब ये हुआ कि जैसे ही लीड को हीट करते करते हम 327 डिग्री सेल्सियस तक टेम्परेचर ले आएंगे तो वो मेल्ट करने लगेगा। अगर हम आयरन के बारे में बात करें तो आयरन का मेल्टिंग पॉइंट कितना है? 1535 डिग्री सेल्सियस। हम देखते हैं कि आयरन का मेल्टिंग पॉइंट सबसे ज़्यादा है। तो हमने क्या देखा कि अलग अलग सब्सटेंस का मेल्टिंग पॉइंट अलग अलग है। अब आयरन का मेल्टिंग पॉइंट हमारा 1535 डिग्री सेल्सियस है और आइस का अपना 0 है। तो इसका मतलब क्या है कि सबका मेल्टिंग पॉइंट अलग अलग होता है। उसी तरह लीड 327 पे, और अगर जिंक की हम लोग बात करें तो 420 डिग्री सेल्सियस पे ही वो मेल्ट होगा। जबकि अगर हम लोग जिंक को लीड के टेम्परेचर पे ले जाए, अगर उसको हम 327 डिग्री सेल्सियस पर मेल्ट करने की कोशिश करें तो जिंक इस टेम्परेचर पे मेल्ट नहीं होगा, वो मेल्ट होगा तो 420 डिग्री सेल्सियस पे ही मेल्ट होगा। यहाँ तक कि 419 डिग्री सेल्सियस में भी वो मेल्ट नहीं होगा। जब तक वो 420 डिग्री सेल्सियस का टेम्परेचर ना पा जाए तब तक वो मेल्ट नहीं होगा। इसका मतलब इसका मेल्टिंग पॉइंट होगा 420 डिग्री सेल्सियस। तो सारे सॉलिड का मेल्टिंग पॉइंट फिक्स होता है और जब वो अपने मेल्टिंग पॉइंट पे पहुंचते हैं तभी वो मेल्ट करते हैं। अब हम लोग बात करते हैं कि ये सॉलिड लिक्विड में मेल्ट क्यों होता है। जैसा कि पिछले पार्ट 1 में भी हम लोगों ने जाना था कि जब सॉलिड को हम हीट करते हैं तो हीट करने से उनके पार्टिकल्स की काइनेटिक एनर्जी बढ़ जाती है। ये काइनेटिक एनर्जी उस सॉलिड के फोर्स ऑफ अट्रैक्शन को कम करने लगती है और इतना कम कर लेती है कि वो उसके लिक्विड फॉर्म के फोर्स ऑफ अट्रैक्शन के बराबर हो जाता है और सॉलिड लिक्विड में कन्वर्ट हो जाता है। यहाँ हमने एक चीज़ जाना कि जिस सब्सटेंस का फोर्स ऑफ अट्रैक्शन सबसे ज़्यादा होता है उसकी मेल्टिंग पॉइंट भी सबसे ज़्यादा होती है, और जिसका फोर्स ऑफ अट्रैक्शन सबसे कम होता है उसकी मेल्टिंग पॉइंट भी सबसे कम होती है। जैसे आइस का मेल्टिंग पॉइंट 0 है, तो इससे क्या पता चलता है? इससे ये पता चलता है कि आइस का फोर्स ऑफ अट्रैक्शन सबसे कम होगा। और आयरन का मेल्टिंग पॉइंट है 1535 डिग्री सेल्सियस। इसका मतलब मेल्टिंग पॉइंट इतना ज़्यादा होने का मतलब ही ये हो गया कि इसका फोर्स ऑफ अट्रैक्शन वो भी उतना ही ज़्यादा होगा, क्योंकि उस फोर्स ऑफ अट्रैक्शन को कम करने के लिए इतनी हीट देनी पड़ी।
तो इसका मतलब ये है कि आयरन का फोर्स ऑफ अट्रैक्शन, ये जितने भी सब्सटेंस है इनमें सबसे ज़्यादा फोर्स ऑफ अट्रैक्शन आयरन का। अगर हम लोग लीड के बारे में बात करें तो लीड का मेल्टिंग पॉइंट है 327। ये हम लोग देखते हैं कि आइस से मेल्टिंग पॉइंट इसका ज़्यादा है, इसका मतलब इसका फोर्स ऑफ अट्रैक्शन आइस से ज़्यादा है, लेकिन इसका मेल्टिंग पॉइंट आयरन से कम है। इसका मतलब ये हुआ कि इसका फोर्स ऑफ अट्रैक्शन आयरन से कम है। चलिए अब अपना अगला टॉपिक है बॉइलिंग। जैसा कि हम लोग सभी जानते हैं बॉइलिंग अपने घर में होता है, हम लोग दूध बॉयल करते हैं, एग बॉयल करते हैं। तो बॉइलिंग होता क्या है, बॉइलिंग में जो अपना लिक्विड फॉर्म है वो गैसेस फॉर्म में कन्वर्ट होता है। तो अगर इसके डिफिनीशन की अगर हम लोग बात करें, चेंज ऑफ लिक्विड स्टेट इनटू वेपर और गैसेस स्टेट रैपिडली ऑन हीटिंग एट फिक्स्ड टेम्परेचर इज कॉल्ड बॉइलिंग। मतलब जब भी हम किसी लिक्विड को हीट देकर उसको गर्म करते हैं तो वो गैसेस फॉर्म में कन्वर्ट होने लगता है, लेकिन वो जब गैसेस फॉर्म में कन्वर्ट होने लगता है तो वो भी एक फिक्स्ड टेम्परेचर में, जैसे मेल्टिंग भी एक फिक्स्ड टेम्परेचर में था, उसी तरह ये भी एक फिक्स्ड टेम्परेचर पे ही बॉइलिंग होगा। तो इसी प्रोसेस को हम बॉइलिंग कहते हैं, जब वो लिक्विड से गैसियस में कन्वर्ट होता है और अपने एक फिक्स्ड पॉइंट पे। तो ये फिक्स्ड टेम्परेचर क्या होता है, इसको हम क्या कहते हैं, इस फिक्स्ड टेम्परेचर को हम कहते हैं बॉइलिंग पॉइंट। जैसे मेल्ट का मेल्टिंग पॉइंट होता है उसी तरह बॉयल का बॉइलिंग पॉइंट होता है। बॉइलिंग पॉइंट वो टेम्परेचर होता है जिसमें कोई भी लिक्विड अपने गैसेस फॉर्म में कन्वर्ट होता है। जैसे अभी हम लोगों ने देखा था कि भाई अलग अलग सॉलिड का मेल्टिंग पॉइंट अलग अलग होता है, उसी तरह अलग अलग लिक्विड का भी मेल्टिंग पॉइंट अलग अलग होता है। जैसे अपने वाटर का मेल्टिंग पॉइंट होता है 100 डिग्री सेल्सियस। इसका मतलब वाटर जो गैसियस में मतलब वेपर में कन्वर्ट होता है वो 100 डिग्री सेल्सियस में कन्वर्ट होगा, उसके पहले मतलब 99 में वो कन्वर्जन नहीं होगा। तो चलिए कुछ चार्ट देख लेते हैं जिसमें हम लोग ये जान लें कि कौन कौन सा लिक्विड है और उसका कौन कौन सा बॉइलिंग पॉइंट है जिसमें वो गैसेस फॉर्म में कन्वर्ट होता है। यहाँ हमारे सामने एक चार्ट है जिसमें अलग अलग लिक्विड हैं और उनके बॉइलिंग पॉइंट भी हमारे सामने हैं। सबसे पहले हम लोग बात करें एसीटोन। तो एसीटोन का बॉइलिंग पॉइंट है 56 डिग्री सेल्सियस। इसका मतलब एसीटोन अपने गैसेस स्टेज में 56 डिग्री सेल्सियस में कन्वर्ट हो जाता है। अगर हम लोग बेंजीन के बारे में बात करें तो बेंजीन का है 80 डिग्री सेल्सियस। 80 डिग्री सेल्सियस, तो 80 डिग्री सेल्सियस का मतलब ये हो गया कि अगर हम लोग बेंजीन को गर्म करें तो 80 डिग्री सेल्सियस में वो गैसेस फॉर्म में कन्वर्ज होना चालू हो जाएगा। वाटर के बारे में हम लोगों ने देखा, वाटर का कितना है 100 डिग्री सेल्सियस। मरकरी का यहाँ पे हम देखते हैं कि सबसे ज़्यादा है, मरकरी का कितना है 357 डिग्री सेल्सियस। तो अब यहाँ पे बात आता है, फिर वही बात आता है कि अलग अलग सब्सटेंस का अलग अलग बॉइलिंग पॉइंट क्यों है। तो इसका आंसर सेम है कि भाई कोई भी लिक्विड गैसेस स्टेज में कब कन्वर्ट होता है। हम लोगों ने बात किया तो उसमें भी ऑन हीटिंग। जब हम किसी भी लिक्विड को हीट करते हैं तो सेम प्रोसेस होता है, उसकी काइनेटिक एनर्जी बढ़ जाती है। काइनेटिक एनर्जी बढ़ जाने से क्या घटती है, उसका फोर्स ऑफ अट्रैक्शन घटता है, और फोर्स ऑफ अट्रैक्शन लिक्विड का घटते घटते गैसियस फॉर्म के फोर्स ऑफ अट्रैक्शन के बराबर हो जाता है और वह लिक्विड गैसियस फॉर्म में कन्वर्ट हो जाता है। तो हमने क्या देखा कि जिस लिक्विड का बॉइलिंग पॉइंट जितना ज़्यादा होता है उसका फोर्स ऑफ अट्रैक्शन उतना ज़्यादा होगा, और जिस लिक्विड का बॉइलिंग पॉइंट जितना कम होगा उसका फोर्स ऑफ अट्रैक्शन उतना ही कम होगा। अगर हम लोग अपने इस चार्ट पे जाए तो एसीटोन का बॉइलिंग पॉइंट है 56 डिग्री सेल्सियस। इसका मतलब इसका फोर्स ऑफ अट्रैक्शन सबसे कम होगा। जितने भी यहाँ पे हम लोग लिक्विड देख रहे हैं इन सारे लिक्विड्स में एसीटोन का फोर्स ऑफ अट्रैक्शन सबसे कम होगा। लेकिन अगर हम लोग मरकरी के बारे में बात करें तो मरकरी का जो बॉइलिंग पॉइंट है वो है 357 डिग्री सेल्सियस। इसका मतलब ये हुआ कि यहाँ पे जितने भी लिक्विड हैं इनमें सबसे ज़्यादा फोर्स ऑफ अट्रैक्शन मरकरी का है। तो अब इसका हमें फ़ायदा क्या है, हमें इसका बड़ा फ़ायदा है, इसको हम लोग कई जगह यूज़ कर सकते हैं। जैसे कि सपोज़ करिए कि कहीं एसीटोन और वाटर आपस में मिक्स हो जाए तो इनको हम कैसे अलग कर सकते हैं। ये दोनों मिक्सरेबल है, आपस में मिक्स हो जाएंगे, तो इनको अलग करने के लिए हम लोग फ्रैक्शन डिस्टिलेशन का प्रयोग करेंगे। इसमें क्या होता है ना कि हम पहले इसको हीट करेंगे,
तो हम जानते हैं कि एसीटोन का बॉइलिंग पॉइंट कितना है 56 डिग्री सेंटीग्रेड। इसका मतलब ये 56 डिग्री सेल्सियस में वेपर में कन्वर्ट होना चालू हो जाएगा। इस वेपर को हम लोग दूसरे पाइप के द्वारा दूसरे बीकर में इकट्ठा कर लेंगे और कंडेंसेशन के द्वारा उसको ठंडा कर लेंगे। तो ये 56 डिग्री सेंटीग्रेड में एसीटोन जो है वेपर में कन्वर्ट होते ही पानी से वो अलग होने लगेगा और हम 56 के अबव नहीं जाएंगे, हम लोग 100 तक नहीं पहुंचेंगे, क्योंकि 100 में पहुंचने पे वाटर भी वेपर में कन्वर्ट हो जाएगा। तो ये वापस उसी बीकर में वाटर भी चला जाएगा, लेकिन हमें ऐसा तो करना नहीं है, हमें किसको, एसीटोन को वाटर से अलग करना है। तो हम लोग ये जो पूरा इक्विपमेंट है इसको 56 डिग्री सेल्सियस पे ही रखेंगे कि ताकि 56 डिग्री सेल्सियस पे सारा एसीटोन जो है वो वेपर में कन्वर्ट होता रहे और दूसरे बर्तन में वो इकट्ठा होता रहे। और इस तरीके से हम लोग बॉइलिंग पॉइंट का यूज़ करके एसीटोन को वाटर से क्या कर लेंगे, अलग कर लेंगे। चलिए अब हम लोग अगला टॉपिक देखते हैं। हमारा अगला टॉपिक है फ्रीजिंग। फ्रीजिंग में क्या होता है कि लिक्विड जो होता है वो सॉलिड में कन्वर्ट हो जाता है, वो भी अपने फिक्स्ड पॉइंट में। इस फिक्स्ड पॉइंट को हम लोग क्या कहते हैं, इस फिक्स्ड पॉइंट को हम कहते हैं फ्रीजिंग पॉइंट। तो हर लिक्विड का एक फ्रीजिंग पॉइंट भी होता है जिस पॉइंट पे वो आकर सॉलिड में कन्वर्ट हो जाता है। जैसे अगर हम लोग वाटर के बारे में बात करें तो वाटर का फ्रीजिंग पॉइंट है 0 सेंटीग्रेड डिग्री सेल्सियस। तो 0 डिग्री सेल्सियस पे वाटर जो होता है वो आइस में कन्वर्ट हो जाता है। अब यहाँ पे एक बात आता है कि 0 डिग्री सेल्सियस में आइस मेल्ट भी होता है और 0 डिग्री सेल्सियस में वाटर आइस में कन्वर्ट होता है। मतलब इसी टेम्परेचर पे 0 डिग्री सेल्सियस में सॉलिड से लिक्विड में कन्वर्जन भी हो रहा है, लिक्विड से सॉलिड में भी कन्वर्जन हो रहा है। तो ये कैसे हो रहा है, तो इसका क्या राज है कि फ्रीजिंग पॉइंट भी 0 डिग्री सेल्सियस हो रहा है और मेल्टिंग पॉइंट भी 0 डिग्री सेल्सियस हो रहा है। तो इसका क्या, तो इसके पीछे एक वर्ड आता है, सबसे पहले हम लोग उसके बारे में जान लें। इस टर्म को हम कहते हैं लेटेंट हीट। लेटेंट हीट क्या होता है भाई? लेटेंट हीट एक तरह का हीट होता है जो हमें दिखाई नहीं देता है। असल में अगर हम कभी भी किसी चीज़ को हीट करते हैं तो वो जब अपने मेल्टिंग पॉइंट पे आ जाता है, तो मेल्टिंग पॉइंट के बाद अगर हम लोग उसको कितनों हीट करें तो वो टेम्परेचर को राइज नहीं बताता है। तो ये बाकी का टेम्परेचर कहाँ जाता है? असल में होता ये है कि जो भी हम लोग हीट देते हैं, जैसे ही वो सॉलिड के मेल्टिंग पॉइंट के पास पहुंच जाता है तो वो जो हीट होता है उसका कुछ अंश टेम्परेचर को बढ़ाने में लग जाता है और बाकी का जो हीट होता है उसके फोर्स ऑफ अट्रैक्शन को तोड़ने में लग जाता है, ताकि वो एक स्टेट से दूसरे स्टेट में कन्वर्ट हो जाए, मतलब सॉलिड से लिक्विड में या लिक्विड से गैसेस स्टेट में कन्वर्ट हो जाए। इसी हीट को, जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन को तोड़ने का काम कर रहा है, इसे हम लेटेंट हीट कहते हैं। अब सपोज करिए कि अगर हम आइस को लेते हैं, आइस का मेल्टिंग पॉइंट है 0 डिग्री सेल्सियस। तो 0 डिग्री सेल्सियस पे ही वो मेल्ट होगा। जैसे हम लोगों ने पहले भी बात की, वो 0 से पहले मतलब -1 डिग्री सेल्सियस पे या -2 डिग्री सेल्सियस में वो मेल्ट नहीं होगा। अब सपोज करिए कि मैं एक आइस को फ्रिज से निकालता हूँ, उस समय उसका टेम्परेचर जो था -2 डिग्री सेल्सियस था। अब बाहर रखा हूँ तो धीरे धीरे उसका टेम्परेचर बढ़ेगा, तो -2 से -1 होगा, -1 से वो 0 पे आ जाएगा। जैसे ही वो 0 पे आ जाता है यानी कि वो अपने मेल्टिंग पॉइंट पर आ गया है। इस पॉइंट पे अभी भी टेम्परेचर बढ़ेगा, वो निश्चित है, लेकिन वो टेम्परेचर लेटेंट हीट के रूप में छुपा रहेगा। वो क्या करेगा, ये लेटेंट हीट इस सॉलिड बर्फ के फोर्स ऑफ अट्रैक्शन को तोड़ने का काम करेगा और ये तब तक उसको तोड़ता रहेगा जब तक कि ये सॉलिड लिक्विड में कन्वर्ट होना चालू ना हो जाए। और जैसे ही वो लिक्विड में कन्वर्ट होना चालू हो जाएगा, अब ये लेटेंट हीट टेम्परेचर को राइज करने लगेगा और अब हमारा 0 के बाद 1 डिग्री सेल्सियस, 2 डिग्री सेल्सियस इस तरह बताने लगेगा। इसी तरह अगर हम लोग बॉइलिंग पॉइंट के बारे में बात करें कि अगर हम लोग वाटर को बॉयल कर रहे हैं तो हम लोग जानते हैं कि वाटर का बॉइलिंग पॉइंट है 100 डिग्री सेल्सियस। इसका मतलब ये हुआ कि वाटर जो है गैसेस फॉर्म में कब कन्वर्ट होता है, जैसे ही वो 100 डिग्री सेल्सियस पे आता है। अब सपोज करिए कि जब हम वाटर को गर्म करें तो वो नॉर्मल टेम्परेचर पे था, रूम टेम्परेचर पे, उसको हीट करना चालू किए, वो 30 डिग्री सेल्सियस, 40 डिग्री सेल्सियस, 50, 60, 70, 80, 90 तक पहुंच गया। लेकिन
लगातार 90 तक पहुंचने पे हमें टेम्परेचर भी राइस मिलेगा कि भाई ऐसे ऐसे हमारा टेम्परेचर राइस हो रहा है, लेकिन वो गैसेस फॉर्म में नहीं कन्वर्ट हो रहा, वो वाटरी फॉर्म में रह रहा है। इसके बाद मेरा टेम्परेचर 99 डिग्री सेल्सियस पे पहुंच गया, तब भी वो वाटर फॉर्म में ही है, गैसेस वेपर फॉर्म में कन्वर्ट नहीं हुआ। लेकिन जैसे ही वाटर 100 डिग्री सेल्सियस पे पहुंच गया, तब यहाँ पे लेटेंट हीट का काम आता है। और लेटेंट हीट क्या करता है, टेम्परेचर को राइज नहीं होने देता है। ये जो उसको हीट मिल रहा है, ये क्या करता है, लिक्विड का फोर्स ऑफ अट्रैक्शन तोड़ने का काम करता है, ताकि वो गैसेस स्टेज में कन्वर्ट होना चालू हो जाए। जैसे ही वो कन्वर्ट होने लगता है, वो वापस टेम्परेचर को अब राइज करने लगता है। अब टेम्परेचर कैसे होने लगेगा, अब टेम्परेचर 100 के बाद 101, 102, 103 इस तरह अपना टेम्परेचर बढ़ने लगेगा। तो हमने क्या देखा कि जो मेल्टिंग पॉइंट होता है, उस समय मेल्टिंग पॉइंट के समय कुछ समय के लिए टेम्परेचर क्या हो जाता है, रुक जाता है, वो ऊपर नहीं बढ़ता। उसी तरह बॉइलिंग पॉइंट पे भी जैसे ही कोई लिक्विड पहुंचता है, तो कुछ समय के लिए टेम्परेचर वहाँ भी रुक जाता है, वो आगे शो नहीं करता है कि हमारा टेम्परेचर बढ़ रहा है। तो ये हीट गया क्या, ये हीट ही हमारा लेटेंट हीट कहलाता है। और ये वही हीट है जो सॉलिड के या लिक्विड के, जिसको अभी हम लोग कन्वर्जन कर रहे हैं, उसके फोर्स ऑफ अट्रैक्शन को तोड़ने का काम करता है, न कि टेम्परेचर को राइज करने का। तो लेटेंट हीट आप लोगों ने समझ लिया। अब तो अगर हम लोग लेटेंट हीट की डिफिनीशन के बारे में बात करें, तो डिफिनीशन होता है द अमाउंट ऑफ हीट रिक्वायर्ड टू चेंज 1 kg ऑफ मैटर इनटू अनदर स्टेट विदाउट चेंजिंग इट्स टेम्परेचर इज कॉल्ड लेटेंट हीट। हमने क्या देखा कि कोई भी मैटर, चाहे वो सॉलिड हो, लिक्विड हो या गैस हो, उसके 1 kg को उसके अनदर स्टेट में कन्वर्ट करने के लिए जितनी हीट की हमको आवश्यकता होती है, उसी को हम लेटेंट हीट कहते हैं। पर यहाँ पे एक बात ध्यान दीजिए, यहाँ पे बोला जा रहा है विदाउट चेंजिंग इट्स टेम्परेचर। मतलब ये जब अपने मेल्टिंग पॉइंट पे या बॉइलिंग पॉइंट पे होगा, तभी एक स्टेट से दूसरे स्टेट में कन्वर्ट होगा, लेकिन एट दैट टाइम हमारा टेम्परेचर राइज नहीं करेगा, टेम्परेचर उतना ही रहेगा, क्योंकि वो जब तक उसका फोर्स ऑफ अट्रैक्शन को तोड़ नहीं देता है, तब तक वो टेम्परेचर को राइज नहीं करेगा। इस हिसाब से हमारा जो लेटेंट हीट होता है वो 2 प्रकार का होता है। पहला होता है लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन एंड सेकेंड होता है लेटेंट हीट ऑफ वेपोराइजेशन। अगर हम लोग लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन के बारे में बात करें, तो इसका डेफिनेशन होता है द अमाउंट ऑफ हीट रिक्वायर्ड टू चेंज 1 kg ऑफ सॉलिड इनटू लिक्विड स्टेट at atmospheric pressure without changing its temperature, that is its melting point, is called लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन। हमने क्या देखा कि सॉलिड को उसके मेल्टिंग पॉइंट पे जब हम लोग लिक्विड में कन्वर्ट करते हैं, उसके मेल्टिंग पॉइंट पे, इसका मतलब हम लोग उसके टेम्परेचर में कोई भी छेड़छाड़ नहीं करते हैं, उसका टेम्परेचर जैसे का तैसा रहता है और उस टेम्परेचर में ही वो लिक्विड फॉर्म में कन्वर्ट हो जाता है। तो ये जो हीट उसको सॉलिड से लिक्विड में कन्वर्ट करने के लिए लग रहा है, इसे हम कहते हैं लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन। तो अब आप यहाँ पे आप एक चार्ट के रूप में देख रहे हैं। यहाँ हम लोग देख रहे हैं कि हमने 1 kg आइस लिया, उसका टेम्परेचर कितना था, 0 डिग्री सेल्सियस, और वो कन्वर्ट किस में हो रहा है, वो कन्वर्ट हो रहा है 1 kg वाटर में ही, लेकिन टेम्परेचर अभी भी सेम है 0 डिग्री सेल्सियस। तो टेम्परेचर दोनों का ही सेम है, मेल्ट होने के बाद भी वाटर का जो टेम्परेचर है वो 0 ही है। तो हमने क्या देखा कि मेल्ट हो जा रहा है, आइस जो है वो अपना वाटर में मेल्ट हो रहा है, लेकिन उसका जो ये टेम्परेचर है ये कन्वर्ट नहीं हो रहा है। तो लेकिन हम लोग आइस को मेल्ट करने के लिए, मतलब वाटर में कन्वर्ट करने के लिए लगातार हीट तो दे रहे हैं। तो ये हीट कहाँ जा रहा है, यही हीट जो इस आइस को वाटर में कन्वर्ट करने के लिए हम लोग लगातार दे रहे हैं, इसी को हम लोग कहेंगे लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन। ये कितना होता है, तो हम लोग देखते हैं यहाँ पे लिखा हुआ है 3.35 मल्टीप्लाई 10⁵ जूल पर केजी। मतलब इतना लेटेंट हीट लगता है आइस को वाटर में कन्वर्ट होने के लिए, लेकिन ये हीट लग तो रहा है, लेकिन ये हीट टेम्परेचर को राइज नहीं कर रहा है। आइस का भी टेम्परेचर सेम है और वाटर का भी टेम्परेचर सेम है। अब एक सवाल आता है कि अगर हमें एक शरबत बनाना है और हम चाहते हैं कि हम
शरबत को वाटर से बनाए, ठंडे चिल्ड वाटर से बनाए, मतलब जिसका ऐसे वाटर से बनाए जिसका टेम्परेचर 0 डिग्री सेल्सियस हो, या ऐसे बर्फ़ से बनाए कि जिसका टेम्परेचर 0 डिग्री सेल्सियस हो, तो किस कंडीशन में, बर्फ़ से या वाटर से, किस कंडीशन में हमारा शरबत ज़्यादा ठंडा होगा? तो इसका आंसर ये है कि हमारा आंसर है कि हमारा जो शरबत है वो आइस में ज़्यादा होगा, ना कि वाटर में। दोनों ही का टेम्परेचर 0 है, लेकिन वाटर जो है पहले एक चीज़ ये आप लोग जान लीजिए कि कोई चीज़ ठंडा कैसे होता है या कोई चीज़ गर्म कैसे होता है। तो देखिए, जिस तरीके से इस धरती पे लाइट है, रोशनी है, अंधेरा नहीं होता है। अब आप कहोगे नहीं भाई रात को तो अंधेरा हो जाता है, आप कैसे कह रहे हो सर कि अंधेरा नहीं होता है? तो जहाँ पे रोशनी अनुपस्थित हो, लाइट अनुपस्थित हो, वहीं पे अंधेरा है। तो अंधेरे का वजूद नहीं होता है, कहीं भी पूरी दुनिया में अंधेरा नहीं है। जहाँ लाइट नहीं रहती है वहीं पे अंधेरा रहता है। उसी तरह ठंडापन का कहीं वजूद नहीं है, कहीं भी पूरी धरती पे कहीं भी कोई चीज़ ठंडी नहीं है। जहाँ गर्मी नहीं रहती है वहाँ ऑटोमेटिकली वो चीज़ें ठंडी हो जाती है। ठीक है, तो टेम्परेचर ही वो चीज़ है, अगर टेम्परेचर रहेगा तो चीज़ें गर्म रहेंगी, अगर टेम्परेचर नहीं रहेगा तो चीज़ें क्या हो जाती हैं, ठंडी हो जाती हैं। तो यहाँ पे क्या है कि बर्फ़ जो है, अगर हम किसी भी गिलास में या किसी भी बर्तन में ठंडा पानी या ठंडा बर्फ़ रखते हैं तो क्या होता है कि उस गिलास की गर्मी को बर्फ़ क्या करने लगता है या ठंडा पानी क्या करने लगता है, खींचने लगता है, और खींच कर उसको ठंडा कर देता है, उसकी सारी गर्मी को खुद ले लेता है, और बिना गर्मी के वो गिलास या बर्तन क्या हो जाता है, ठंडा हो जाता है। तो हमने क्या देखा कि गर्मी जैसे ठंडी जैसी कोई चीज़ नहीं होती है, गर्मी को दूसरा मैटर जो होता है वो खींच लेता है, और गर्मी की टेम्परेचर की अनुपस्थिति में कोई चीज़ ठंडा हो जाता है। तो यहाँ भी देखिए कि अगर हम एक गिलास में बर्फ़ रखे हैं और उसमें शरबत बनाते हैं, और एक गिलास में 0 डिग्री सेल्सियस वाला ही वाटर रखते हैं और उसमें भी शरबत बनाते हैं, तो बर्फ़ वाला जो गिलास है वो ज़्यादा ठंडा होगा, उसकी शरबत ज़्यादा ठंडी होगी। कैसे? क्योंकि भाई ये बर्फ़ है, तो बर्फ़ को पिघलना होगा, तो इसको लेटेंट हीट की ज़रूरत होगी। तो ये लेटेंट हीट के लिए गिलास से या शरबत से क्या करेगा, गर्मी ज़्यादा से ज़्यादा खींचेगा। जितनी ज़्यादा ये गर्मी खींचेगा शरबत, उतना ज़्यादा क्या होगा, ठंडा होगा, और ये पिघलेगा, पिघल कर वाटर बनेगा। तो जितना ज़्यादा ये पिघलेगा उतनी ज़्यादा ये गर्मी को क्या करेगा, खींचेगा, और गर्मी की मतलब टेम्परेचर की अनुपस्थिति में हमारा शरबत ज़्यादा ठंडा हो जाएगा। लेकिन अगर हम लोग ठंडे पानी के बारे में बात करें तो ये जो ठंडा पानी है ये ऑलरेडी ठंडा है, तो ये ठंडा होने के लिए इसको पिघलने की तो ज़रूरत है ही नहीं। तो ये 0 डिग्री सेल्सियस पे है तो ये इतना ही रहेगा, ये ज़्यादा से ज़्यादा गर्मी को खींच नहीं पाएगा, ये उतनी गर्मी खींचेगा जितना इसको गर्म होने के लिए चाहिए। तो इसलिए ये जो है 0 डिग्री सेल्सियस वाला वाटर ये हमारे शरबत को ज़्यादा ठंडा नहीं करेगा। अब हम लोग बात करते हैं लेटेंट हीट ऑफ वेपोराइजेशन, मतलब लिक्विड का गैस में कन्वर्ट होने में लगा लेटेंट हीट। सेम बात है कि 1 kg लिक्विड को जब हम गैस में कन्वर्ट करते हैं तो जितना हमें मतलब टेम्परेचर की हीट की ज़रूरत होती है उसी को हम कहते हैं लेटेंट हीट ऑफ वेपोराइजेशन। लेकिन यहाँ भी एक बात है कि यहाँ भी बॉइलिंग पॉइंट सेम रहता है, मतलब इसके टेम्परेचर में कोई भी चेंजिंग नहीं होती है। तो एज एग्जांपल हम समझते हैं, हम 1 kg वाटर लेते हैं, कितने डिग्री सेल्सियस पे, 100 डिग्री सेल्सियस पे, और उसको कन्वर्ट करते हैं 1 kg स्टीम, मतलब 1 kg वेपर में हम कन्वर्ट कर देते हैं। लेकिन यहाँ भी हम क्या देखते हैं कि जितना टेम्परेचर वाटर का था 100 डिग्री सेल्सियस, स्टीम का भी उतना ही टेम्परेचर है 100 डिग्री सेल्सियस। इसका मतलब टेम्परेचर में कोई भी अंतर नहीं है। लेकिन इस वाटर को लगातार हम हीट दिए जा रहे हैं जिससे कि ये स्टीम में क्या हो रहा है, कन्वर्ट हो रहा है। तो जो लगातार स्टीम हम इसको दे रहे हैं वो स्टीम क्या कहाँ जा रहा है, वो स्टीम इस वाटर के फोर्स ऑफ अट्रैक्शन को तोड़ने का काम कर रहा है ताकि ये स्टीम में कन्वर्ट हो सके। और इसी हीट को हम कहेंगे लेटेंट हीट ऑफ वेपराइजेशन, जो वाटर को स्टीम में कन्वर्ट कर दे रहा है। और ये कितना होना चाहिए, ये वाटर का होना चाहिए 22.6 10⁵ जूल पर kg। तो ये हो गया लेटेंट हीट ऑफ वेपोराइजेशन। अब एक सवाल आता है कि अगर एक व्यक्ति
गर्म पानी से 100 डिग्री सेल्सियस के गर्म पानी से जलता है और एक व्यक्ति 100 डिग्री सेल्सियस भाप यानी स्टीम से जलता है, तो कौन ज़्यादा तेज और कौन ज़्यादा जलेगा? तो आंसर है जो 100 डिग्री सेल्सियस स्टीम से जलेगा वो ज़्यादा तेज जलेगा। क्यों ज़्यादा तेज जलेगा? क्योंकि भाई जो स्टीम होता है वो तो ऑलरेडी गर्म है, वाटर भी गर्म है, लेकिन वाटर को स्टीम में कन्वर्ट होने के लिए ज़्यादा हीट की ज़रूरत होती है। तो हमारे स्किन से ज़्यादा हीट तो ले नहीं पाएगा क्योंकि हमारा स्किन तो नॉर्मल टेम्परेचर पे है, लेकिन जो स्टीम है वो ऑलरेडी गर्म है, वो ठंडा होना चाहेगा। वो ठंडा होने के लिए गर्मी किसको देने की कोशिश करेगा? वो गर्मी हमारे स्किन को देने की कोशिश करेगा, और जाकि वो हमारी स्किन को ज़्यादा से ज़्यादा गर्मी दे सके और खुद कंडेंस मतलब ठंडा हो सके और वाटर में कन्वर्ट हो सके। तो वो सबसे ज़्यादा हीट हमारी स्किन को दे देगा, जिससे कि हमारा स्किन ज़्यादा जल जाएगा। तो इसका मतलब क्या हुआ कि जो बॉइलिंग वाटर होता है उससे ज़्यादा स्टीम हमारी स्किन को ज़्यादा जलाता है। चलिए अगला टॉपिक है इवापोरेशन। इवापोरेशन को हम हिंदी में वाष्पन भी कहते हैं। तो भाई इवापोरेशन का पहले डिफिनेशन देखते हैं। तो इवापोरेशन इज द प्रोसेस इन विच द लिक्विड गेट कन्वर्टेड इनटू गैसेज स्टेट ऑन इट्स ओन बिलो इट्स बॉइलिंग पॉइंट। मतलब लिक्विड जब गैसेज स्टेज में कन्वर्ट होता है और अपने बॉइलिंग पॉइंट से पहले, तो इसी को हम कहते हैं इवापोरेशन। इवापोरेशन का हम कई जगह एग्जांपल देख सकते हैं। जैसे हम लोग जो कपड़े गीले फैलाते हैं तो उसमें से पानी इवापोरेट हो जाता है। पानी भी इवापोरेट होके हमारे कपड़ों को क्या करता है? सूख जाता है। हमारे घर में अगर पानी गिर जाए तो हम पोछा लगाते हैं, तो पोछा लगाने से क्या होता है? हम पानी को फैला देते हैं। पानी को फैला देने से वो पानी क्या हो जाता है? इवापोरेट हो जाता है और हमारा कमरा क्या हो जाता है? सूख जाता है। तो इसी को हम कहते हैं इवापोरेशन, कि पानी गैसियस स्टेज में कन्वर्ट होकर भाप बनकर उड़ जाना, इसी को हम कहते हैं इवापोरेशन। और ये कब होता है? बिलो इट्स बॉइलिंग पॉइंट, अपने बॉइलिंग पॉइंट के नीचे। इवापोरेशन के दो कैरेक्टरिस्टिक होते हैं। पहला, इन द प्रोसेस इवापोरेशन लिक्विड चेंज इनटू वेपर इवन बिलो इट्स बॉइलिंग पॉइंट। मतलब ये तो हम लोगों ने अभी डिस्कस कर लिया कि इवापोरेशन में लिक्विड वेपर में कन्वर्ट होता है और अपने बॉइलिंग पॉइंट के नीचे। सेकेंड, इवापोरेशन इज अ इंडोथर्मिक प्रोसेस। इंडोथर्मिक प्रोसेस क्या है? भाई देखिए, दो तरीके का प्रोसेस होता है। एक होता है एक्सोथर्मिक, एक होता है इंडोथर्मिक। एक्सोथर्मिक ऐसा प्रोसेस होता है जिसमें हीट बाहर निकलता है, और इंडोथर्मिक ऐसा होता है कि हीट क्या होता है कि अंदर खींचता है। तो इवापोरेशन में क्या होता है? जिस भी लिक्विड का इवापोरेशन होता है वो बाहर से हीट को खींचता है। इसका एक बहुत सिंपल एग्जांपल है। अच्छा, एक चीज़ और होता है कि इंडोथर्मिक प्रोसेस में जो लिक्विड हीट को खींचता है वो उस जिस चीज़ से हीट को खींचता है उसको कूल कर देता है, उसको क्या कर देता है? ठंडा कर देता है। अभी हम लोगों ने यही चीज़ जाना कि भाई कोई भी चीज़ कैसे ठंडा होता है, जब दूसरी चीज़ उसकी हीट को क्या कर लेता है? खींच लेता है। जैसी उसकी हीट को कोई खींच लेता है तो हीट के अब्सेंस में वो ठंडा हो जाता है। जैसा भी हम लोगों ने बर्फ़ वाला देखा कि अगर हम बर्फ़ को एक गिलास में रखते हैं तो बर्फ़ क्या करता है? उस गिलास के हीट को क्या करता है? खींच लेता है, और उसके हीट को खींचने से गिलास भी क्या हो जाता है? ऑटोमेटिक ठंडी हो जाती है। इसका एग्जाम्पल के रूप में अगर हम लोग देखें, यहाँ पे आप देख रहे हैं हमारे सामने एक हाथ के दो पिक्चर्स हैं। पहला वाला पिक्चर में हाथ के ऊपर स्प्रिट गिरा दिया गया है, और सेकेंड वाले पिक्चर में हाथ से स्प्रिट क्या हो गया है? गायब हो चुका है। तो ये स्प्रिट गया कहाँ? तो यही है इवापोरेशन। आप जानते हैं कि आप लोग कई बार आप लोगों को सुई लगाए, जब भी सुई लगता है तो आपको जहाँ भी स्प्रिट लगाया जाता है वहाँ पे ठंडक महसूस होती है। होता क्या है कि जैसे अगर हम लोग पहले वाले पिक्चर पे जाते हैं तो इस पिक्चर में हाथ के ऊपर जैसे ही स्प्रिट को डाला गया तो ये हाथ की हीट को ये स्प्रिट क्या कर रहा है? एब्जॉर्ब कर रहा है। क्योंकि इवापोरेशन इंडोथर्मिक है तो ये स्प्रिट क्या कर रहा है? हाथ की गर्मी को क्या कर रहा है? सोख ले रहा है। तो इवापोरेशन करने के कारण हाथ की सारी गर्मी को ये जो स्प्रिट है सोख ले रहा है, और ये अपने वेपर में कन्वर्ट हो जा रहा है, और कन्वर्ट होकर ये भाप बनकर, सेकेंड पिक्चर में देखिए ये भाप बनकर उड़ चुका है। अब इसमें कहीं भी आपको स्प्रिट नहीं दिखाई देगा। लेकिन फर्स्ट फिगर और सेकंड फिगर में अगर हम बात करें तो सेकंड फिगर वाले हाथ में ठंडक महसूस होगी। क्यों ठंडक महसूस होगी? क्योंकि अब इसमें का जो भी हीट था वो हीट कौन ले चुका है? वो हीट ले चुका है अपना स्प्रिट। हीट लेने के कारण विदाउट हीट
ये कैसा महसूस कर रहा है, ठंडा महसूस कर रहा है। तो ये जो एक अपवाद है कि स्प्रिट हमको ठंडक महसूस कराता है, ऐसा नहीं है। स्प्रिट हमको ठंडक नहीं महसूस कराता है। स्प्रिट क्या करता है, हमारे स्किन से हीट को एब्जॉर्ब कर लेता है और हीट के अब्सेंस पे हमारा जो स्किन होता है वो ठंडक महसूस करता है। अब हम तीसरे कैरेक्टरिस्टिक पे जाते हैं। इवापोरेशन इज ए सरफेस फिनोमिनन। मतलब इवापोरेशन जो होता है वो सरफेस पे होता है, जितना ज़्यादा सरफेस होगा उतना ज़्यादा इवापोरेशन होगा। अब हम उन फैक्टर्स के बारे में बात करते हैं जो इवापोरेशन को बढ़ाते हैं या घटाते हैं। हमारे सामने 3 फैक्टर हैं। पहला फैक्टर है टेम्परेचर, सेकंड है सरफेस एरिया, थर्ड है ह्यूमिडिटी। सबसे पहले हम लोग टेम्परेचर के बारे में बात करते हैं। टेम्परेचर, अगर हम किसी भी लिक्विड का टेम्परेचर बढ़ाते हैं, जहाँ पे भी लिक्विड है, तो अगर वहाँ पे हम टेम्परेचर बढ़ाते हैं तो टेम्परेचर बढ़ने से क्या होता है कि इवापोरेशन बढ़ जाता है, और टेम्परेचर घटने से क्या होता है, इवापोरेशन घट जाता है। इसका सिंपल एग्जांपल है कि गर्मियों में कहीं भी अगर पानी गिर जाए या कपड़ों में या कहीं भी, तो वो जल्दी सूख जाता है, क्योंकि गर्मी में टेम्परेचर क्या होता है, ज़्यादा होता है। टेम्परेचर ज़्यादा होने के कारण इवापोरेशन भी ज़्यादा होता है, इसलिए वो जल्दी सूख जाता है। लेकिन अगर हम लोग जाड़े की बात करें तो जाड़े में जल्दी नहीं सूखता है। क्यों? क्योंकि जाड़े में क्या होता है कि टेम्परेचर कम होता है। टेम्परेचर कम होने के कारण इवापोरेशन भी क्या हो जाता है, कम हो जाता है। इसको आप इस तरीके से भी समझ सकते हो कि अगर मान लो कि अगर आपका कोई चीज़ ऐसा है, जैसे गीला कपड़ा ही है जो नहीं सूख रहा है, अगर आप उसको सीधे थोड़ा सा हीट दो, आग के नीचे आग लगाकर ऊपर उसको सुखाने की कोशिश करो, तो वो जल्दी सूख जाता है, बिकॉज ऑफ टेम्परेचर। टेम्परेचर जितना ज़्यादा होगा इवापोरेशन उतना ही ज़्यादा होगा। अब अगला बात करें सरफेस एरिया ऑफ लिक्विड। तो अगर हम लोग सरफेस एरिया के बारे में बात करें कि सरफेस एरिया क्या होता है, मतलब कितना ज़्यादा उसका एरिया, कितना वो फैला हुआ है, उसी को हम कहेंगे उसका सरफेस एरिया। अब सपोज करिए कि जिसका सरफेस एरिया सबसे ज़्यादा होता है वहाँ पे इवापोरेशन सबसे ज़्यादा होता है, और सरफेस एरिया जितना कम होता है इवापोरेशन उतना ही कम होता है। अब आप एक चीज़ समझो कि आप लोग के घर में लोग कपड़े धोते हैं, और उन कपड़ों को क्या करते हैं कि पहले धोकर पहले इसी तरह नल पे रख दिया जाता है, तो मतलब वो फैला हुआ नहीं रहता है, आपस में थोड़ा सा मतलब सिकुड़ा हुआ रहता है, इसलिए वो कपड़ा जल्दी नहीं सूखता है। लेकिन उसी कपड़े को अगर हम लोग अपने डोरी पर फैला कर टांगते हैं तो वो जल्दी सूख जाता है। तो फैलाने से क्या हुआ, फैलाने से कपड़े का सरफेस एरिया बढ़ गया, और सरफेस एरिया बढ़ जाने से उसका इवापोरेशन भी क्या हो गया, बढ़ गया। एक और एग्जांपल आप देखिए कि अगर आपके फर्श पे, आपके घर के फर्श पे पानी गिर जाता है, तो उसको फिर आप लोग पोछा लगाते हैं। पोछा लगाने से वो जल्दी कैसे सूख जाता है, जैसे ही आपने उसमें पोछा लगाया तो उस पानी को आप फैला देते हैं। फैला देने से क्या बढ़ गया, उसका सरफेस एरिया बढ़ गया, और सरफेस एरिया बढ़ जाने से क्या बढ़ जाता है, इवापोरेशन बढ़ जाता है, और वो एरिया सूख जाता है। तो हम क्या देखते हैं कि सरफेस एरिया जितना ज़्यादा होता है इवापोरेशन उतना ही ज़्यादा होता है। थर्ड पॉइंट, ह्यूमिडिटी। ह्यूमिडिटी का क्या है कि अगर ह्यूमिडिटी ज़्यादा है तो इवापोरेशन कम होगा, ये ऑपोजिट होता है, और ह्यूमिडिटी कम है तो इवापोरेशन ज़्यादा होगा। इसका सिंपल सा एग्जांपल है कि गर्मियों में ह्यूमिडिटी क्या होती है, नमी। हम जानते हैं कि वाटर वेपर हवा में हमेशा उपस्थित होती है, ठीक है। गर्मियों में क्या होती है कि वाटर वेपर हवा में कम रहती है, इसका मतलब ह्यूमिडिटी कम रहती है। ह्यूमिडिटी कम होने के कारण इवापोरेशन क्या हो जाता है, बढ़ जाता है। अभी हम लोगों ने बात किया कि ह्यूमिडिटी कम रहेगी तो इवापोरेशन ज़्यादा होगा। तो गर्मियों में ह्यूमिडिटी क्या होती है, कम होती है, इसीलिए इवापोरेशन ज़्यादा होता है, इसीलिए गर्मियों में कपड़े उपड़े जल्दी सूख जाते हैं। लेकिन अगर हम लोग बरसात के बारे में बात करें तो बरसात में ह्यूमिडिटी सबसे ज़्यादा होती है, और सबसे ज़्यादा होने के कारण बरसात में हमारे कपड़े जल्दी सूखते नहीं हैं। क्यों नहीं सूखते, क्योंकि ह्यूमिडिटी ज़्यादा होती है। ह्यूमिडिटी ज़्यादा होने पे इवापोरेशन कम होता है, इसलिए बरसात में हमारे कपड़े जल्दी नहीं सूखते हैं। तो आज के लिए बस इतना ही, ये चैप्टर अब ख़त्म हो चुका है। अब नेक्स्ट चैप्टर में हम लोग मिलेंगे, और किसी को कोई डाउट हो तो वो मुझे पूछ सकता है। थैंक यू।